नमस्ते दोस्तों। रात के अंधेरे में सैकड़ों जहाज बिना नाम, बिना लाइट, बिना ट्रैकिंग सिग्नल के समंदर पार करते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं और सैटेलाइट खाली स्क्रीन लिए देखते रह जाते हैं और हर हफ्ते लाखों टन रूसी कच्चा तेल चुपचाप भारत के तट पर उतर जाता है, एक भी अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़े बिना। ऊपर से अमेरिका का सबसे महंगा सैटेलाइट गुजरता है, स्क्रीन बिल्कुल खाली, रडार घूमता रहता है। खाली दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाएं, अमेरिका की 7वीं फ्लीट, ब्रिटिश रॉयल नेवी, तभी जापान की JMSTF अपने अपने सेक्टर में चक्कर काटती रहती है। कुछ हाथ नहीं लगता और यही जहाज चुपचाप बिना किसी को कानों कान खबर हुए भारत के तट पर पहुंच जाता है। पिछले 9 महीनों में ऐसा सैकड़ों बार हुआ है। हर बार लाखों टन रूसी कच्चा तेल भारत पहुंचा है, बिल्कुल कानूनी तरीके से, बिना एक भी संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध तोड़े। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात बताइए, जब हम भारत की इस गौरवशाली जीत की बात कर रहे हैं, जब हम अपने देश का झंडा बुलंद कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में भारत माता की जय लिखने में क्यों हिचकते हैं? हम देख रहे हैं मनोरंजन वाली वीडियोस पर तो आप लाइक्स की बौछार कर देते हैं, लेकिन भारत की शान की बात आने पर जोश क्यों ठंडा पड़ जाता है? चलिए आज एक वादा करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भारत माता की जय लिखकर देशभक्ति का जज्बा दिखाएं। तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भारत माता की जय का नारा बुलंद रखें। फिनलैंड की स्वतंत्र रिसर्च संस्था CRI, सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, ने अभी जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें एक नंबर साफ है। अप्रैल 2024 से दिसंबर 2025 तक भारत ने रूस से कुल 54 लाख टन यानी करीब 394 मिलियन बैरल कच्चा तेल ऐसे जहाजों से लिया है जो दुनिया के किसी भी आधिकारिक IS ट्रैकिंग सिस्टम में दिखाई ही नहीं देते। इन्हें शैडो फ्लड या डार्क फ्लड कहते हैं। इन जहाजों के पास ना तो वैध IMO नंबर होता है, ना पश्चिमी बीमा, ना पोर्ट स्टेट कंट्रोल की मंजूरी, ना ही कोई वैध फ्लैग स्टेट इंस्पेक्शन। यह जहाज बीच समुद्र में शिप टू शिप ट्रांसफर STS करते हैं। आइस ब्रेकर उनके साथ साथ चलते हैं। रूट हर 8 घंटे में बदलता रहता है। कभी बाल्टिक सागर से निकलकर पूरा अफ्रीका घूमकर आते हैं, कभी केप ऑफ गुड होप से, कभी लंबा चक्कर लगाकर दक्षिण अटलांटिक से। कभी तो 55 से 60 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन एक बूंद तेल भी बर्बाद नहीं होता। यह जहाज रात में ट्रांसपोर्टर बंद कर देते हैं, दिन में फिर चालू कर देते हैं और जब भी कोई निगरानी जहाज पास आता है, तुरंत लोकेशन बदल देते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सारी गतिविधियां 100% कानूनी है। भारत ने शुरू से साफ कहा है, हम सिर्फ संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को मानते हैं। अमेरिका, अमेरिका, G7, EU या किसी और के एक तरफा प्रतिबंधों को नहीं। इसीलिए जब G7 ने दिसंबर 2022 में $60 प्रति बैरल का प्राइस कैप लगाया था, भारत ने उसकी परवाह नहीं की। हमने 48, 50, 52, $55 प्रति बैरल पर लगातार खरीदारी की। नतीजा CRI के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 9 महीनों में रूसी तेल का आयात सिर्फ 4% कम हुआ है। यानी पर जहां 100 यूनिट आ रहा था, अब 96 यूनिट आ रहा है। अमेरिका ने महीनों तक प्रोपेगेंडा चलाया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता, स्टेट डिपार्टमेंट, पेंटागन, CIA ब्रीफिंग थिंक टैंक्स, सबने यही कहा कि भारत ने हमारी बात मान ली, आयात बहुत कम कर दिया। लेकिन जब CRI का सैटेलाइट इमेजरी, पोर्ट रिकॉर्ड, कस्टम डाटा और शिप ट्रैकिंग पर आधारित रिपोर्ट आई, तो सबके मुंह बंद हो गए। शैडो फ्लड कोई नई हाईटेक तकनीक नहीं है। यह ज्यादातर 15 से 25 साल पुराने VLCC और अफ्रैक्स टैंकर हैं, जिन्हें पश्चिमी कंपनियां स्क्रैप करने वाली थीं। रूस ने इन्हें 102 मिलियन में खरीदा, जबकि नया जहाज 120-150 मिलियन डॉलर का होता है। नाम बदल दिया, मालिक बदल दिया, झंडा बदल दिया, रजिस्ट्रेशन लाइबेरिया, पनामा, गैबोन, कोमोरोस, सियरा लियोन, पैलाउ, कुक आइलैंड्स जैसे छोटे छोटे देशों में करा दिया। पश्चिमी बीमा कंपनियां लॉयड्स लंदन, नॉर्वेजियन, स्विस रे इनको कवर करने से साफ मना कर देती हैं। तो रूस ने अपना रशियन नेशनल रीएश्योरेंस कंपनी RNRC और चीनी बीमा कंपनियों पिंग ऑनन, चाइना प्रॉपर्टी का पूरा नेटवर्क तैयार कर लिया। अब जहाज बिना पश्चिमी बीमा के भी 100% सुरक्षित चल रहे हैं। कई जहाज तो अब GPS स्पूफिंग करने लगे हैं, अपनी लोकेशन को पूरी तरह फर्जी दिखाते हैं। कोई जहाज माल्ट के पास दिख रहा है, असल में वो हिंद महासागर में होता है। कोई जहाज अचानक गायब हो जाता है, फिर 500 किलोमीटर दूर फिर दिखने लगता है।
ये सारी तरकीबें 50 से 60 साल पुरानी हैं, लेकिन आज की अरबों डॉलर की निगरानी तकनीक भी इनके सामने बौनी पड़ रही है। भारत के लिए यह सिर्फ सस्ता तेल नहीं है, यह ऊर्जा सुरक्षा का सबसे मजबूत कवच है। जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, महंगाई 10 से 15% तक पहुंच गई थी, भारत ने अपनी महंगाई 6 से 7% पर ही रोकी। इंडस्ट्री को सस्ता डीजल पेट्रोल मिला, बिजली की कीमतें स्थिर रहीं, ट्रांसपोर्ट सस्ता रहा, फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर चली, एक्सपोर्ट बढ़े, आम आदमी की जेब पर बोझ कम पड़ा। यही वजह है कि पिछले 3 साल से भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज, SAP सब कह रहे हैं कि 2025 से 26 में भी भारत 78% की रफ्तार से बढ़ेगा। और इस तेज रफ्तार की एक बहुत बड़ी वजह है सस्ती और स्थिर ऊर्जा। ऊपर से भारत डिस्काउंट पर लिया हुआ कच्चा तेल रिफाइन करके यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को ही प्रीमियम कीमत पर बेच रहा है। रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी अकेले दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी है। नायरा एनर्जी, रोसॉफ्ट नायरा जॉइंट वेंचर, नए प्रोजेक्ट सब मिलाकर भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी 2028 तक 300 मिलियन टन प्रति साल को पार कर जाएगी। रूस अब भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर मानता है। दोनों देश मिलकर चेन्नई व्लादिवोस्टॉक मैरीटाइम कॉरिडोर को तेजी से विकसित कर रहे हैं। आर्कटिक नॉर्दर्न सी रूट पर साल भर शिपिंग शुरू हो चुकी है। रूस भारत को 2025 साल के लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहा है। रुपया रूबल में व्यापार 2025 में $100 बिलियन को पार कर चुका है और 2030 तक 250 बिलियन तक पहुंचने का लक्ष्य है। रूस चाहता है कि भारत उसका एशियाई एनर्जी हब बने। रूसी तेल पहले भारत आए, यहां रिफाइन हो, फिर इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको सप्लाई हो। रत्नागिरी, काकीनाडा, पारादीप, मुंद्रा में नए रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स की घोषणाएं आने वाले 61 महीनों में होने वाली हैं। चीन यह सब बहुत बारीकी से देख रहा है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर भारत ने सस्ते रूसी तेल पर पक्की पकड़ बना ली तो एशिया में उसकी एनर्जी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। इसीलिए वह भी अब रूस से ज्यादा तेल लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत की डील ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि भारत वैल्यू एडिशन में माहिर है। हम कच्चा तेल लेकर उसकी कीमत 4 गुना बढ़ा देते हैं, जबकि चीन अभी भी ज्यादातर कच्चा तेल ही लेता है और रिफाइनिंग में हमसे पीछे है। पश्चिमी शिपिंग कंपनियां इस वक्त सबसे बड़े संकट में हैं। यूनान की कंपनियां जिनके पास दुनिया के 20% टैंकर थे, नॉर्वे, डेनमार्क, सिंगापुर की बड़ी कंपनियां, उनके जहाज खाली पड़े हैं। टैंकर किराए की दरें 80% तक गिर चुकी हैं। शेयर मार्केट में इन कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिर रहे हैं। यह सिर्फ व्यापार का नुकसान नहीं, पश्चिमी समुद्री ताकत का सीधा ह्रास है। समुद्री बीमा इंडस्ट्री पर भी इसका भयंकर असर पड़ रहा है। लंदन की लॉयड्स और बाकी पश्चिमी बीमा कंपनियां दशकों से समुद्री व्यापार को कंट्रोल करती आई हैं, लेकिन जब बिना उनके बीमा के ही इतनी बड़ी मात्रा में तेल सुरक्षित पहुंच रहा है तो उनकी पूरी पकड़ ढीली पड़ रही है। आने वाले सालों में समुद्री बीमा का बाजार 2 हिस्सों में बंट जाएगा, एक पश्चिमी और एक गैर पश्चिमी। गैर पश्चिमी खेमे में भारत सबसे मजबूत स्थिति में होगा क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी, सबसे भरोसेमंद पोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे स्थिर नीति है। भारत का यह मॉडल अब पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। ईरान पिछले 10 साल से यही कर रहा है, वेनेजुएला भी यही कर रहा है। अब नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, अल्जीरिया, ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम जैसे देश भी इसी रास्ते पर आने वाले हैं। एक पूरा नया स्वतंत्र गैर पश्चिमी समुद्री व्यापार नेटवर्क तैयार हो रहा है, जिसमें पश्चिमी बैंक, पश्चिमी बीमा, पश्चिमी नियमों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। नई पेमेंट सिस्टम, SPFS, CIPS, एम्ब्रिज, अपना बीमा, अपना फ्लड, सब कुछ तैयार हो रहा है और इस पूरे नेटवर्क की सबसे मजबूत कड़ी भारत होने जा रहा है। भारत ने इस पूरे खेल से चुपचाप उन सारे देशों को हिम्मत दे दी है जो सालों से पश्चिमी प्रतिबंधों से दबे हुए थे। अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी देश, दक्षिण पूर्व एशियाई देश अब देख रहे हैं कि अगर दिमाग ठंडा रखा जाए तो प्रतिबंध कोई दीवार नहीं, दरवाजा बन सकते हैं। आने वाले सालों में भारत के साथ द्विपक्षीय ऊर्जा समझौते तेजी से बढ़ेंगे। कई देश भारत को अपना रिफाइनिंग हब बनाने की पेशकश करने वाले हैं। रूस भारत संबंध अब सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है,
दोनों देश मिलकर नई शिपिंग कंपनियां बना रहे हैं, नए पोर्ट टर्मिनल बना रहे हैं, आर्कटिक में जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं। रूस भारत को एलएनजी में भी 30 से 40% डिस्काउंट दे रहा है। साइबेरिया पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन के पुराने सपने फिर से जीवित हो रहे हैं। रुपया रूबल व्यापार 2030 तक $500 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। यह सिर्फ ऊर्जा व्यापार नहीं, एक नई भू आर्थिक धुरी का जन्म है। यह पूरा खेल बिना किसी युद्ध, बिना किसी धमकी, बिना किसी गठबंधन के हो रहा है। सिर्फ ठंडे दिमाग, लंबी सोच और सटीक फैसलों से भारत चुपचाप दुनिया की ऊर्जा क्या है राजनीति का नया केंद्र बन रहा है। अगले 10 सालों में जो होगा उसकी कल्पना आज भी मुश्किल है। जब भी कोई कहे कि भारत दबाव में आ गया, रूसी तेल बंद कर दिया, बस हल्के से मुस्कुरा देना, क्योंकि हकीकत उन शांत समुद्री लहरों के नीचे छिपी है जहां बिना नाम पते के जहाज दिन रात भारत की ताकत को और मजबूत करते जा रहे हैं।